हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो है वो आपकी तकरीबन जुलाई में होगी, जिसके लिए हम आज आपकी परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन ए भीर भानपुर, बी लंघनाज, सी चोपनी मांडो, डी आदमगढ़। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है आदमगढ़। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर जो है वो भीलवाड़ा राजस्थान से मिले थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लहुरा देव, सी ब्रह्मगिरी, डी टोकवा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी लहुरा देव। प्राचीन कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में लहुरा देव है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए धर्मसेन द्वारा, बी अजातशत्रु द्वारा, सी महाकश्यप द्वारा, डी नागसेन द्वारा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन के समय में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। उस समय का शासक जो था वो अजातशत्रु था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदुओं से, ऑप्शन बी जैनियों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी बौद्धों से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्धों से। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। आपका फर्स्ट है विनय पिटक, सेकंड है सुत्त पिटक और थर्ड है अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक हैं, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी काशी, डी मथुरा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों तक्षशिला पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पश्चिम में स्थित था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ऑप्शन ए है भड़ौच, बी काम्बे, सी कल्याण, डी ताम्रलिप्ति। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। ठीक है, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द का शामिल हुआ था? आपका ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1991, बी इलाहाबाद अधिवेशन 1888, सी मद्रास अधिवेशन 1887, डी बॉम्बे अधिवेशन 1885। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1891। यानी कि जो 1891 के में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जो है वो जोड़ा गया था। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज शाह मेहता, डी दिनशा बाचा
और ऑप्शन डी है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उनका शॉर्ट नाम WC बनर्जी भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी। बी अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। सी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज़। ऑप्शन डी है पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगाली 1498 में आए थे, अंग्रेज़ 1600, डच 1602 और फ्रांसीसी जो हैं वो 1664 में भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी फर्रुखसियर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन ए मीर जाफ़र, बी मीर कासिम, सी मुर्शिद कुली खां, डी अली वर्दी खां। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767-69 मद्रास युद्ध की संधि। बी आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 मंगलौर की संधि। ठीक है दोस्तों, सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। और डी आपका है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 सालाबाई की संधि। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो सालाबाई की संधि से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, सालाबाई की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और संरक्षण मरम्मत के लिए पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस आंदोलन का दमन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था दोस्तों। इसी आंदोलन के आधार पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना भी की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके
लिए चालू की गई थी? ऑप्शन ए सेना में भर्ती के लिए, बी राजस्व संग्रह में सुविधा के हो, सी धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है मनसबदारी की प्रथा जो है वो आपकी सेना में भर्ती, ऑप्शन ए सेना में भर्ती की जा सके। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ये प्रथा 1575 में शुरू हुई। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पद होता है। ठीक है, ये प्रथा अकबर ने शुरू की थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के अष्ट प्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? ऑप्शन ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राव, डी सुमंत। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमंत। ठीक है दोस्तों, सचिव जो है वो आपका पत्राचार विभाग को उसकी देखरेख करता था, और पंडित राव जो हैं वो धार्मिक मामलों छत्रपति का प्रमुख सलाहकार होता था। ठीक है दोस्तों, और पेशवा जो है ये पेशवा प्रधानमंत्री होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, बी बाबर तथा अफगान, सी औरंगज़ेब तथा दारा शिकोह, और डी है अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी औरंगज़ेब और दारा शिकोह। ये मतलब औरंगज़ेब और दारा शिकोह दोनों भाई थे, और धर्मत का युद्ध औरंगज़ेब तथा दारा शिकोह के बीच में 1698 में लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में औरंगज़ेब द्वारा दारा शिकोह को पराजित किया गया था। औरंगज़ेब विजय हुआ था, दारा शिकोह पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिया की रचना की? ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन ए केशव, बी मतीराम, सी रसखान, डी सेनापति। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए केशव। ठीक है, रामचंद्रिका रसिका प्रिया हिंदी की रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन ए 713 ईस्वी, बी 716 ईस्वी, सी 712 ईस्वी, डी 719 ईस्वी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 712 ईस्वी। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? ऑप्शन ए है थोरों से, बी रस्किन से, सी टॉलस्टॉय से, डी उपर्युक्त सभी से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें से सभी से गांधी जी की विचारधारा जो है वो प्रभावित थी। थोरों से जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा, और रस्किन से जो है वो श्रम का आदर करना सीखा, और टॉलस्टॉय से गांधी जी ने प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 1920 में, बी 1916 में, सी 1918 में, डी 1923 में। तो दोस्तों तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने होम रूल लीग बनाया था। इन दोनों को एक साथ में मिलाने की जो ये सन है वो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 1918। ठीक है, तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की,
और 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक साथ मिलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के भीतर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन से, बी है असहयोग आंदोलन से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी बारदौली आंदोलन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी 1905 बंगाल विभाजन, सी 1909 मार्ले मिंटो सुधार, डी 1930 असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो 1 अगस्त 1900 तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, असहयोग आंदोलन दोस्तों जो है वो आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑप्शन ए जनवरी 1930, बी अक्टूबर 1920, सी मार्च 1921, डी अप्रैल 1922। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने बम्बई में की थी 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी BG तिलक और सी जयशंकर नायर और डी आपका दोस्तों है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी जयशंकर नायर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि जो है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है भील विद्रोह, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रीय पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है टोक्यो, बी रंगून से, सी बर्मा से, डी सिंगापुर से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट,
पार्टी ऑफ इंडिया, बी हिंदू महासभा, सी मुस्लिम लीग, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है सभी, उपयुक्त सभी। हिंदू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी वो मिस्टेक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने दोस्तों जो है इसमें जो है वो इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एशले वार्टी, बी डैनियल कॉलिंस, सी बेंडी ट्रोनोलोबुल, डी क्रिस्टीना म्लादेनिविक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए एशले वार्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी कटक, डी लखनऊ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी पुडुचेरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? ये दोस्तों दोबारा से प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन बी यानी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में, ये भी प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी बैंगनी क्रांति किस राज्य की है, संबंधित है? तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन ए देवा बाराबंकी, बी आला महोबा, सी कर्मा मथुरा, डी कजरी मिर्ज़ापुर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, देवा जो है आपका बाराबंकी में सही सुमेलित है, आला जो है महोबा ये भी सही सुमेलित है, और कर्मा जो है वो आपका मथुरा। ऑप्शन सी इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन सी कर्मा जो है वो मथुरा जो है ये बिल्कुल गलत है। कर्मा जो है वो सोनभद्र से है, ये आदिवासियों द्वारा जो है गाया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, और आल्हा बुंदेलखंड की वीर रस कथा है। ठीक है दोस्तों, जबकि कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन ए है चित्रकूट, बी झांसी, सी जालौन, डी बांदा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है राइट आंसर है बांदा। कलिंजर का किला जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी सोनभद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा यानी 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आपका बिहार से स्पर्श होता है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी 4 राज्यों से स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए 21, बी 28, सी 32, डी 34। तो गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए 21, यानी 21 ज़िलों से होकर गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश से बहती है। गंगा उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें से 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल जो है इसका उत्तर प्रदेश में जो है 1000 क्षेत्र पर ये बहती है। गंगा 21 जनपदों से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां है उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया? तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका राधाकुंड झील, बी समान पक्षी विहार झील, सी समसपुर पक्षी विहार झील, डी सरसई नावर झील। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरसई नावर झील। सरसई नावर झील इटावा ज़िले में है दोस्तों। ठीक है, ये दलदली झील है। इस झील को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये झील सारस क्रेन की प्रसिद्ध संरक्षण स्थली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए है आपका कॉप, बी उपरहार, सी भोंटा, डी पडुआ। तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है कॉप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1998, बी 1992, सी 2001, डी 1991। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1992। उत्तर प्रदेश में किसान बही की शुरुआत 1992 में हुई। भू स्वामित्व का यह प्रमाण खेती योग्य ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जिसमें किसान बही के नाम से एक प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, उसी को किसान बही कहा जाता है। ये 1992 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई? ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए है इसमें मिर्ज़ापुर, बी है सोनभद्र, सी ललितपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी ललितपुर। ठीक है दोस्तों, ललितपुर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। ठीक है।